हेलो जी। तो आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अब देखो, वेल रिनाउंड कंपनी है, इसके बारे में कुछ भी ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा ब्रांड है। अब रिलायंस के अंडर का कंपनी है तो ब्रांड वैल्यू में तो कहीं भी कमी हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,07,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बन गया है बिना बिजनेस बने। आप अब मतलब ब्रांड वैल्यू आप देख सकते हो कितना कितना बड़ा है कि अभी तो इनका बिजनेस मॉडल ही इवॉल्व कर रहा है। इनका भी कोई फिक्स बिजनेस ही नहीं है कि हम आगे से मतलब ये करंटली करंटली हम कर रहे हैं। इनका कोई लोन बुक नहीं है, कोई एयूएम नहीं है। बस अभी अभी कहानी है हमारे पास कि जियो आगे चल के यही सारे सारे काम करेगा। तो अगर मैं बात करूं तो इनको आप मेनली 4 डिवीजन में बांट सकते हो। मेनली बोरोइंग, ट्रांजैक्टिंग, इन्वेस्टिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये चारों के चारों पिलर को केटर करना चाह रहे हैं। तो मतलब एक आदमी की जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती है ना, सारी की सारी ये लोग केटर करना चाह रहे हैं। और हर प्लेटफॉर्म में हर हर जगह पर हर एक पिलर में एक एग्रीगेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे आप बोरोइंग में ले लो, तो बोरोइंग में ये क्या करेंगे कि भाई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देना शुरू कर देंगे, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी इस तरीके की लेंडिंग शुरू कर देंगे। दूसरी बात हम करें ट्रांजैक्टिंग की, तो ट्रांजैक्शंस में आप क्या करते हो कि भाई आप बिल पेमेंट्स करते हो या और कोई पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस करते हो या फिर डोमेस्टिक कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, उसके लिए एक ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जैसे अल एज गुड एज जो पेटीएम कर रहा है, फोन पे कर रहा है, एक एक बिल पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर रहे हैं, सेम वो काम करना चाह रहे हैं। फिर तीसरा तीसरा आ जाता है। अच्छा, उससे पहले एक बार बोरोइंग में एक और सॉरी ट्रांजैक्टिंग में एक और चीज है। आपने पेमेंट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नाम सुना ही होगा, वो बंद हो गया। अब उसका तो घंटादार हो गया, उसकी तो बात रहने ही देते हैं। तो सेम टू सेम ये भी बनाना चाह रहे हैं। तो अभी हमने, जैसे मेरे को याद आ रहा है, Q1 में हमने किया था एक एक फिनो पेमेंट्स बैंक करके एक बैंक किया था हमने। तो वो लोग क्या करते थे, उनका ये यूएसपी था कि ये लोग लेंड तो कर नहीं सकते। देखो, पेमेंट वाला बंदा कभी भी लेंड नहीं कर सकता। जियो फाइनेंशियल का जो पेमेंट्स बैंक वाला डिवीजन है वो लेंडिंग नहीं कर सकता, बट उनका जो दूसरा लेंडिंग वाला डिवीजन है वो लेंड कर सकता है। तो देखो, ये दो अलग अलग चीजें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट समझना पड़ेगा। जो जियो अपना पेमेंट्स बैंक बना रहा है, वहां पर वो कासा अकाउंट्स ले सकता है, वो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट ले सकता है, बना सकता है, डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, बट लेंडिंग नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, और 2 लाख से ज्यादा का पैसा भी अपने पास नहीं रख सकता। तो दैट इज अपर लिमिट इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज से ज्यादा उनके अकाउंट में पैसा रह भी नहीं सकता। बट जियो फाइनेंशियल के अंडर ही एक और डिवीजन है जहां पर वो लेंडिंग का काम करेंगे, एक एनबीएफसी की तरह काम करेंगे। वहां वो लेंड करेंगे, वहां वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देंगे, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स देंगे, वो सारा काम करेंगे। तो ये दोनों सेपरेट डिवीजन है और सेपरेट डिवीजन की तरह हमें इनको देखना है। फिर आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट वाला डिवीजन। तो इन्वेस्टमेंट वाले डिवीजन में ये लोग एक एक ब्रोकिंग कंपनी बनना चाह रहे हैं, कि एक जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनना चाह रहे हैं, एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनना चाह रहे हैं। तो ये वाला भी इनका पूरा डिवीजन है। उसके बाद फाइनली आ जाता है हमारा इंश्योरेंस वाला। तो जो काम पॉलिसी बाजार कर रहा है, वो काम ये भी करना चाह रहे हैं कि एक हम एग्रीगेटर बन जाए कि दुनिया भर की जो भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आके इंश्योरेंस बेच रही है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हम उससे एक एक छोटा सा कमीशन ले लें, एक प्लेटफॉर्म फी ले लें, जब भी वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इंश्योरेंस बेचे। और इनका बहुत ही तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। मतलब जियो को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में तो कभी भी कमी आएगी नहीं। और ऊपर से ये जितना भी सारा हमने अभी तक बिजनेस मॉडल डिस्कस किया, कि ये सारा का सारा डिजिटल है, ये सारा का सारा फिनटेक के अंडर आता है, तो कोई खर्चा नहीं पड़ रहा। मतलब जैसे आप ये नहीं बोलोगे कि जैसे आइडिया से फर्स्ट स्केल किया तो उसको क्या करना था, एक जा जाके ब्रांचेस खोलनी थी, फिर उसको अपनी ब्रांडिंग पे भी काम करना था। आइडिया से फर्स्ट बैंक को कोई नहीं जानता था, तो उसको ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा काम करना था, उसको नई नई ब्रांचेस खोलनी थी, नई नई जोग्राफीज में जाना था। जियो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जियो के पास पहले एक बहुत बढ़िया ब्रांड वैल्यू है। दूसरा, सारा का सारा काम वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिजिटल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इनको कुछ खर्चा भी नहीं आ रहा। सबसे बेहतरीन बात है, कोई खर्चा ही नहीं आ रहा। सिर्फ अपना ये टेक बनाएंगे और टेक बना के ही सारा डिस्बर्समेंट कर देंगे। कोई इनको फिजिकल जाके ब्रांचेस नहीं खोलनी पड़ेंगी, कोई नई नई ज्योग्राफी में जाके, ऐसा नहीं है कि यहाँ दुकान डाली, यहाँ दुकान डाली, यहाँ दुकान डाली, ये वाला भी कुछ काम नहीं करना। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है। ये जरूर 20 ही ब्रांचेस खोल रहे हैं, बट वो सारा खर्चा उनका होता है। जियो की बैलेंस शीट पे कोई ये वाला कोई खर्चा आता नहीं है। तो इंश्योरेंस वाले डिवीजन में क्या कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस एग्रीगेटर बन रहे हैं कि भाई गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है हमारे पास से ले लो, बाइक का इंश्योरेंस लेना है हमारे पास से ले लो। और एक और चीज देखो, इंश्योरेंस में इनका एक एडेड एडवांटेज भी है। जैसे जो रिलायंस डिजिटल के आप जितने भी स्टोर्स देखते हो ना, अब रिलायंस डिजिटल पे जाके आपने सपोज एक टीवी खरीदा और टीवी की आपने लिया एक्सटेंडेड वारंटी लिया। तो एक्सटेंडेड वारंटी का जो 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 खर्चा है, जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है, जो भाई एक तरीके से एक इंश्योरेंस चीज हुआ, जो आपकी एक्सटेंडेड वारंटी इज एज गुड एज एन इंश्योरेंस, कि अगर आपका वो डिवाइस खराब होगा, वो टीवी खराब होगा, तो वो हमारे खर्चे पे रिपेयर होगा। तो वो वाला भी इनको एक एक पुश मिलेगा कि इतना बड़ा बिजनेस इनके सामने ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो स्कोप बहुत है।
हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते भाई, ये यही अभी करंटली नेचर ऑफ द बिजनेस है कि स्कोप तो बहुत लगता है, बट अभी ऑन पेपर कुछ हुआ नहीं, ऑन ग्राउंड कुछ हुआ नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इन्होंने कुछ कुछ चीजें तो अपनी ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी हैं। अच्छा, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। ये एक एक एनबीएफसी कंपनी था लास्ट क्वार्टर तक, और इन्होंने अप्लाई किया हुआ था एक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के लाइसेंस के लिए, तो वो भी इनको मिल गया। तो चलो एक काम वो भी सल्टा, मतलब चीजें आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही। अगर मैं इनके इनके लैंडिंग, अच्छा एक और इनका बिजनेस है, एक है लीजिंग वाला बिजनेस। तो जैसे ये जो आप अपने एयर फाइबर बॉक्स देखते होंगे ना कि जियो ने एयर फाइबर लॉन्च कर दिया, तो ये इसके लीजिंग में जा रहे हैं। ये कार बैटरी सोलर्स इन सब की लीजिंग पे जा रहे हैं। अब लीजिंग में क्या होता है कि भाई कस्टमर को अपफ्रंट खर्चा नहीं लेना पड़ेगा, वो छोटा छोटा पेमेंट करता रहेगा, और उससे उससे जियो फाइनेंस पैसा बना लेगा। तो अलग अभी तो जितने भी आप कहानी, सारी की सारी कहानी है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, कहानी बहुत ज्यादा है इस वाले बिजनेस में अभी। तो ये उसकी लीजिंग पे भी जा रहे हैं। बिजनेस मॉडल सारी बहुत अच्छे हैं, सारी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और सब कुछ लगता बढ़िया है, बट देखना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। इसमें यहाँ पर अब हम इसमें कोई रिजल्ट डिस्कस करेंगे नहीं, नंबर तो इसमें है ही नहीं। आप बोलो कि कोई नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, एयूएम हो गया, कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। जो भी इनका पैट वैट भी आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि इनके पास ऑलरेडी रिलायंस के शेयर पड़े हैं, तो रिलायंस के शेयर से इनको डिविडेंड आ जाता है। कुछ इन्होंने एफडी वेफडी कर रखी है, ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर रखा है, उससे जो भी पैसा मिलता है वो इनका प्रॉफिट बन रहा है। एज सच बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी कुछ भी नहीं है, छोटा छोटा इन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा चलो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लैंडिंग से। तो लैंडिंग में क्या कर रहे हैं, एम्बेडेड फाइनेंसिंग में भी घुस रहे हैं। एम्बेडेड फाइनेंसिंग क्या होता है बेसिकली, कि आप क्या करते हो, दुकानदारों को लोन देते हो। जैसे ये एम्बेडेड फाइनेंसिंग हमने पढ़ा था यूग्रो कैपिटल के अंदर। तो यूग्रो कैपिटल क्या कर रहा था कि जा रहा था और लोगों की दुकानों पे अपने अपने पीओएस सिस्टम्स लगा रहे हैं सबको। जैसे जियो फाइनेंस है, जियो फाइनेंस ने भी जो वॉइस बॉक्स साउंड बॉक्स आपने देखा होगा, पेटीएम फोन पे के साउंड बॉक्स लगते हैं दुकानों पे, तो उस तरीके से ये मुंबई वाले रीजन, मुंबई पुणे वाले रीजन में इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया है कि हम अपने साउंड बॉक्स लगाएंगे। तो जाके जियो अपने साउंड बॉक्स लगाता है, और ये एग्रीगेटर की तरह काम करता है। किसी भी बैंक का हो, कुछ भी हो, हम तो एक छोटी सी फीस लेंगे और काम खत्म। हम तो एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की तरह काम करेंगे। तो अब कोई दुकानदार है, अब उस दुकानदार ने जियो का एक साउंड बॉक्स लगा रखा है, या जियो का सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है, तो जियो को पता चल जाएगा कि भैया इसका इसका कितना कितना डेली ट्रांजैक्शन है, कि भाई ये रोज रोज 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए का धंधा करता है। तो जियो को ये पता चल गया कि भाई इसका इसका एवरी डे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए का धंधा होता है। तो अब वो क्या करेगा, उस आदमी को लेंड कर देगा कि भैया आप एक काम करो, आप मेरे से 2,000 रुपए दिन की ईएमआई बना लो, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके पास रोज का 10,000 का कस्टमर आ जाता है, तो मैं आपको 2,000 रुपए तक का ईएमआई बना के दे सकता हूँ। तो इससे इससे क्या हुआ, उस दुकानदार को क्रेडिट भी मिल गया। उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री तो थी ही नहीं, उसको क्रेडिट भी मिल गया, और जियो फाइनेंस एकदम प्रोटेक्टेड रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये रोज 10,000 की सेल कर रहा है, 10,000 की सेल में से 2,000 रुपए तो मेरे को दे ही देगा। और वो देने में भी क्या करेगा, क्योंकि सारा का सारा आ तो जियो के पास ही रहा है ना, तो जियो 10,000 रुपए उसे क्रेडिट होगा, जियो खुद अपने आप 2,000 रुपए की ईएमआई अपने आप को ट्रांसफर कर लेगा। तो ये एक तरीके का इनका ये एक बिजनेस मॉडल हो गया। दूसरी चीज ये क्या कर रहे हैं, ये वही एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, जैसे ये जितने भी आप दुकान के पास जाओगे और ये क्यूआर कोड वगैरह लगे हुए हैं, तो ये अलग अलग बैंक्स के लगे हुए होंगे, पेटीएम का लगा होगा, आईसीआईसीआई का लगा हुआ होगा, एक्सिस का लगा होगा, तो इनके लिए भी एक एग्रीगेटर की तरह काम करेंगे। यहाँ से भी इनको कमीशन मिलेगा। उसके बाद ये लैंडिंग करेंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करेंगे, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड करेंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला इनका सेगमेंट चालू नहीं हुआ, बट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इनका शुरू हो गया है। इनका और काफी सारी चीजें भी ऑलरेडी शुरू हो गई, कुछ कुछ चीजें शुरू हो गई हैं। और शुरू होने का मतलब बिल्कुल अभी नेसेंट स्टेज ऑफ लैंडिंग पे है, अभी कोई एग्जाम बनने की राह पे निकल रहे हैं, अभी बना कुछ भी नहीं। अगर हम बात करें, इन्होंने इन्होंने वेंडर फाइनेंसिंग और होम लोन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। होम लोन तो बीटा फेस में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था जुलाई में। तो जुलाई मतलब इस क्वार्टर के बाद ही हुआ, मतलब जो जिस क्वार्टर का हमने रिजल्ट देखा उसके बाद ही ये स्टार्ट हुआ। तो जुलाई में इन्होंने होम लोन स्टार्ट कर दिए। तो अभी तो सारी की सारी बुक बन रही है, धीरे धीरे बिल्डअप आ रहा है चीजों में। अभी कुछ कुछ भी पूरा बिजनेस मॉडल बन के तैयार हुआ नहीं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये लोग स्टार्ट करेंगे अगस्त के बाद, मतलब सितंबर के आसपास ये लोग स्टार्ट करने का इनका विचार है। आगे चल के ये आएगा। इन्होंने अपने ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर कासा अकाउंट्स ले भी आए अपने अपने उसके ऊपर, जो इनका पेमेंट्स बैंक है।
तो पेमेंट्स बैंक में कैसे होता है, जैसे आपने पेटीएम का पेमेंट्स बैंक देखा होगा कि आपने उनका ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करके आपने अपना सारा डिटेल पैन कार्ड वैन कार्ड डाला और आपका बैंक अकाउंट तुरंत तैयार हो गया, 2-3 मिनट में आपका बैंक अकाउंट तैयार हो गया, आपको वो डेबिट कार्ड भी मिल गया। तो इसी तरीके से इनका एक रुपए के साथ इंटीग्रेशन में इनका भी एक प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, तो कस्टमर को तुरंत प्रभाव से मिल जाता है। आपने 2 मिनट में बैंक अकाउंट स्टार्ट किया और हाथों हाथ आपको एक डिजिटल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। तो और उसमें ये लोग 2 लाख तक के डिपॉजिट्स भी रख सकते हैं, 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा की डिपॉजिट ये लोग रख नहीं सकते। तो उस पे भी इनके 1 मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास इनके कासा अकाउंट्स आ गए हैं, वो भी अच्छी चीज है। तो सारी चीजें प्रोग्रेस सही डायरेक्शन में करनी है, बट अभी बहुत छोटा बेस है, अभी कुछ पे कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है किसी भी तरीके का। अब देखो, अगर मैं और बात करूं, इन्होंने एक एक जॉइंट वेंचर कर रखा है ब्लैक रॉक के साथ। अब देखो, अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम स्टारबक्स के केस में। जैसे इंडिया में स्टारबक्स ने एंट्री मारी टाटा के साथ, तो अब उससे उससे स्टारबक्स वालों को क्या फायदा हुआ कि भाई वो आए, उन्होंने एनवायरनमेंट देखा, सारे कस्टमर को असेस किया, किस तरीके का कस्टमर है, किस तरीके से स्पेंडिंग हैबिट्स है, हमें किस तरीके से कस्टमाइज करना है, और इसीलिए वो टाटा को साथ लेके चले कि भाई टाटा ऑलरेडी एक इंडिया का कंपनी है, इतना बड़ा पेनिट्रेशन है, इतना बड़ा कंपनी है, तो ये हमें सारी चीजें सेटअप करने में हेल्प करेगा, हमें डे वन पे सारी की सारी माथाफोड़ी करनी नहीं पड़ेगी। और जब हम सारी चीजें समझने लग जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा क्या कस्टमर की स्पेंडिंग हैबिट्स है, किस तरीके से इंडिया में आके धंधा चलता है, उसके बाद हम सारा का सारा खुद टेक ओवर कर लेंगे। फिर मैं ही सारा का सारा काम कर लूंगा टाटा की, फिर मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जितने टाइम तक मैं स्केल कर रहा हूँ, तेजी से स्केल कर रहा हूँ और चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नई कंट्री में आया हूँ, उसका एटमॉस्फेयर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक मैं वहां के एक लोकल प्लेयर को उठा के अपने साथ रखूं, जिससे वो मेरी मदद कर पाए ये सारी चीजें करने में। तो सेम चीज कर रहा है जियो फाइनेंशियल। ब्लैक रॉक एक इतना बड़ा कंपनी है जो ये हर तरीके का काम करता है, एसेट मैनेजमेंट का काम करता है, वेल्थ मैनेजमेंट का काम करता है। तो इसलिए जॉइंट वेंचर किया जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ। तो इनके साथ मिलकर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना ब्रोकिंग डिवीजन सेटअप कर रहे हैं, ये अपना जो एसेट मैनेजमेंट डिवीजन है वो सेटअप कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन सेटअप कर रहे हैं। फिर इनकी मदद से ये लोग सीख रहे हैं कि भाई काम कैसे होगा। भाई अब जैसे होता है ना कि आप किसी किसी कंपनी में इंटर्न की तरह लगते हो, तो इंटर्न की तरह लगने के बाद आपको चीज समझ में आती है कि भाई कैसे 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 चीजें चलती हैं, मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, किस तरीके से सारा वर्क फ्लो मैनेज होता है। उसके बाद फिर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हो, तब आपको पता होता है कि मेरे को हर स्टेप पे क्या क्या करना है। तो ये जो लर्निंग फेज है, लर्निंग फेज के लिए आप किसी एक बड़े पार्टनर को अपने साथ लेके आते हो और उनके साथ जॉइंट वेंचर करते हो। तो इन्होंने इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रखा है, जिसमें वो सारा का सारा इन्वेस्टिंग वाला खेल ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फिर चौथे और आखिरी पिलर पे आ जाते हैं, जो है इंश्योरेंस वाला पिलर। इंश्योरेंस वाले पिलर में ये ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पे 30 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी को ऑनबोर्ड कर चुके हैं। और अभी इन्होंने जो जो टू व्हीलर फाइनेंसिंग वाला, टू व्हीलर इंश्योरेंस वाला जो काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। तो अगर आप जाओगे जियो फाइनेंस के ऐप पे, तो जियो फाइनेंस ने खुद ने अपना ऐप भी लॉन्च कर रखा है। तो जियो फाइनेंस के ऐप में आप जाओगे और अगर आप देखोगे, आपको वहां पर इंश्योरेंस वाला सेगमेंट दिखेगा। तो इंश्योरेंस में आज की डेट में आप व्हीकल फाइनेंस तो उनसे बुक भी कर सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसा पॉलिसी बाजार काम कर रहा है कि अगर देश में 50 इंश्योरेंस कंपनी है, तो 50 के 50 इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आओ और कस्टमर को आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, और दोनों के बीच में एक एग्रीगेटर का काम करो और बीच में से एक छोटा सा कमीशन ले लो। तो ये इनका बेसिकली काम है। तो ये ऑलरेडी 30 कंपनीज को ऑनबोर्ड कर चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म में, और धीरे धीरे ये नंबर ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो देखो, जियो के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देखो हमने चारों चारों के चारों पिलर के बारे में बात कर ली। जो इनका बोरोइंग वाला, जो जो इनका लेंडिंग वाला डिवीजन था उसके बारे में बात कर ली, हमने इनके पेमेंट्स वाले डिवीजन के बारे में बात कर ली, हमने इनके जो ये इन्वेस्टिंग वाला डिवीजन है उसके बारे में बात कर ली, और हमने इंश्योरेंस वाले डिवीजन के बारे में भी बात कर ली। अब देखो, जियो में सबसे बड़ा फायदा क्या है। एक तो इनके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है। आप देखो, जियो, सपोज मैं बात करता हूँ, ये जियो जो ये टेलीकॉम वाला जियो है, अब ये हर जगह इनका पेनिट्रेशन है। अब ऐसा तो है नहीं कि जियो सिर्फ टीयर 1 सिटीज में है। जियो टीयर 1 से लेके टीयर 10 हर जगह गांव गांव में घुसा हुआ है। तो सबका कुछ ना कुछ डेटा था ही। और इतनी सारी कंपनियां हैं इनके पास रिलायंस रिटेल है, जियो टेलीकॉम वाला है। वैसे जियो टेलीकॉम का रिलायंस रिटेल में ही बिल मर्ज होके आता है। तो आप देखो, इतना सारा प्रोडक्ट ये लोग क्रॉस सेल कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि ये जो रिलायंस डिजिटल के जितने भी स्टोर होते हैं, इसमें जो एक्सटेंडेड वारंटी आप लेते हो वो आ जाती है जियो फाइनेंस के इंश्योरेंस वाले डिवीजन से। तो ये मतलब क्रॉस सेल करने के लिए तो इनके पास वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी तो जियो फाइनेंस के पास है ही नहीं। इनके पास एकदम गांव वाले लोगों का भी डेटा है। और अब सपोज कोई हम एक चीज समझते हैं
कि एकदम गाँव में कोई बंदा बैठा है और उसको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या है, जियो का उसके पास ऑलरेडी सिम कार्ड है, उसका जियो का ऐप उसके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वो जाएगा वहीं के वहीं तुरंत प्रभाव से वो फाइनेंस ले सकता है, और जियो के पास उसका सारा का सारा डेटा है कि भाई ये कितना काम करता है, कि इसका इसका कितना ट्रांजैक्शन इनफ्लो होता है, ये इसकी कितनी सैलरी आती है, वो सारा का सारा डेटा जियो के पास जा ही रहा है। तो इतना इतना बड़ा स्कोप है जियो के पास कि मतलब इनकी इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में तो कभी भी कोई कमी है ही नहीं। बट ये है कि अभी सब बिल्डिंग स्टेज में, सब बन रहा है, बना हुआ कुछ नहीं है। अभी सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। अच्छा, एक और चीज मैनेजमेंट ने बोली कि देखो, हमारा खर्चा क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं हमारे पास कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए तो है ही नहीं। जैसे अगर हम बात करें आवास की, तो आवास का क्या था, आवास पहले ही पुराने तरीके से लोन डिस्पर्स कर चुका था। फिर फिर उनको सारा का सारा वो जो पुराना जो भी सारा डेटाबेस था उसको नए वाले सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करना पड़ा, जो उन्होंने एलओएस एलएमएस ईआरपी सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए उसके अंदर उनको लेके आना पड़ा। तो उनके लिए एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा। अब इनका तो कोई लोन बुक बना हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ हुआ ही नहीं है, तो ये तो जो भी कर रहे हैं तो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अपना ढंग से टेक क्रिएट कर रहे हैं, अपने ढंग से एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, ढंग से ये देख रहे हैं कि इस कौन से अपने सिस्टम्स बना रहे हैं कि भाई उसी सिस्टम से उसी मॉडल से हमें पता चल जाए कि ये वाला कस्टमर ज्यादा रिस्की है, ये वाला कस्टमर कम रिस्की है, इसको लोन देना चाहिए या इसको लोन नहीं देना चाहिए। तो ये सारे सिस्टम अभी बना रहे हैं, अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल लेके आ रहे हैं, और उसके बाद एकदम से स्केल करने की ये लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए, यही थी कहानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। मतलब एक बहुत ही इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल है, और ब्रांड वैल्यू के चलते आज 2 लाख करोड़ से ऊपर का इसका ऑलरेडी मार्केट कैप बना पड़ा है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी कहानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। थैंक यू।